वहाँ कितना कितना दिखाएगा, 4 में कितना दिखाएगा, 8 में कितना दिखाएगा, 12 में कितना दिखाएगा और 20 में कितना दिखाएगा। ठीक है, ये चेक करना है एग्जाम्पल। तो हम क्या किए, 2 ऑप्शन है मेरे पास। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन कैसे करोगे चेक? प्रेशर, तो आपको हैंड पंप लगाना होगा, यहाँ पे प्रेशर देना होगा, 0 प्रेशर देखना होगा कितना है। सपोज 400 रेंज है इसका, तो 100 देना होगा और देखना होगा वहां भी 100 दिखा रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपको 200 देना होगा, देखना होगा वहां पे भी दिखा रहा है कि नहीं। पर हम चाहते ये नहीं करें, हम हार्ट, मेरे पास अभी हम आए हैं पर मेरे पास हार्ट कम्युनिकेटर है पर मेरे पास प्रेशर कैलिब्रेटर नहीं है। तो हम हार्ट कम्युनिकेटर लगा के 4, 8, 12, 16, 20 इसका आउटपुट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप प्रेशर दे के करते हैं तो आपका 2 चीज चेक हो जाता है, ट्रांसमीटर का भी फंक्शन और डीसीएस का भी, पीएलसी का भी फंक्शन चेक हो जाता है। ठीक है, चलो एक एग्जाम ये बताओ, मान लो कि यहाँ पे 2 चीज लगा हुआ है, ये गेज लगा हुआ है, ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ठीक है, गेज, इस ट्रांसमीटर का रेंज है 0 से 400, गेज का भी रेंज है 0 से 400। गेज बता रहा है 250, ये बता रहा है 200। ठीक है, क्या करोगे? हार्ट से उसका चेंज करेंगे 250। हार्ट से चेंज करोगे 250 कि ट्रांसमीटर गलत रीडिंग दिखा रहा है, 200 दिखा रहा है, मेरा पंप चल रहा है। नॉर्मल डेज में पंप चलते समय मेरा 250 प्रेशर होता है, 250 प्रेशर होना चाहिए लाइन का। आप है टेक्नीशियन, आप क्या करोगे? सर परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे? सोर्स नहीं ना है, तो सोर्स आपको तो लेके जाए, आपने तो ऑपरेटर बोला है ना, आपको जो भी चाहिए लेके जाएंगे ना। जी सर। हम देखेंगे कि क्या उस लाइन में कोई और ट्रांसमीटर है जिससे हम क्रॉस रिफर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम जाके देखें कि ट्रांसमीटर तो नहीं है, गेज, और गेज दिखा रहा है 250, ये दिखा रहा है 200। अब इन दोनों में कौन ये है? पर ऑपरेटर मेरे को बोला है कि नहीं तुम्हारा ट्रांसमीटर खराब है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ट्रांसमीटर कम गलत रीडिंग दे रहा है। तो सबसे पहले हमको काम क्या है, ट्रांसमीटर को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद यूवी को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद उसमें प्रेशर अप्लाई करके चेक करेंगे। एक्चुअल में अच्छा 2 कैलिब्रेशन होता है, एक होता है फील्ड कैलिब्रेशन, बेंच कैलिब्रेशन। ठीक है, तो फील्ड कैलिब्रेशन और बेंच कैलिब्रेशन में क्या फर्क है? लैब में होता है, बेंच कैलिब्रेशन लैब में होता है, और फील्ड कैलिब्रेशन बेंच कैलिब्रेशन यानी लैब में होता है। चाहे तो नया ट्रांसमीटर कोई आया हो उसका होता है, या फील्ड से रिमूव करके लाया गया हो उसका होता है। ठीक है, फील्ड कैलिब्रेशन ट्रांसमीटर में ऑलरेडी पावर सप्लाई होता है, इसको हम लोग ऑनलाइन कैलिब्रेशन भी बोलते हैं। ऑनलाइन का मतलब क्या है? ये सर्विस में है, लाइन से कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन कैलिब्रेशन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। तो मेंटेनेंस भी 2 तरह का होता है, कौन कौन सा? सर गेज का और ट्रांसमीटर का। जाओ कॉपी ले आओ सब अपना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंशन कि कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एग्जांपल, हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का क्या करते हैं, या गाड़ी खरीदे या नहीं खरीदे, अगर मेरे लिए मेरा गाड़ी क्रिटिकल है तो हम क्या करें? हर महीना या हर 2 महीना में उसका सर्विस करेंगे, है ना, ताकि हमको पता चल ये हो जाए कि मेरा गाड़ी सही चलेगा। क्लियर हो गया? तो ये कहलाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हम क्यों कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? टू अवॉइड अनप्लान्ड ब्रेकडाउन। क्या करने के लिए? अनप्लान्ड ब्रेकडाउन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, क्या होता है ये अनप्लान्ड ब्रेकडाउन का मतलब? PLANT प्लांट, PLANE से खराब ना हो। हम उसको केयर नहीं करें तो क्या होगा? अचानक से खराब हो सकता है। तो विदाउट खराबी का एक प्लान के तहत, हर शेड्यूल के तहत, हर 2 महीना में, साल में उसको चेक करना, सही से काम कर रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, है ना। और
कोई चीज चलते चलते खराब हो जाना अचानक से, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन या करेक्टिव। उसको सही करना करेक्टिव करेक्टिव मेंटेनेंस। में तो दो तरह का मेंटेनेंस होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो फील्ड में भी ये जो ट्रांसमीटर्स है ये सबका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम क्या करेंगे? कैलिब्रेशन, परफॉर्मेंस टेस्ट, कैलिब्रेशन, फंक्शन चेक, है ना? फंक्शन चेक। फंक्शन चेक कैसे करोगे इसका फंक्शन चेक? ट्रांसमीटर का कंप्रेसर होता था, उसका सप्लाई लेता था, तो उस समय वो लोग बेंच कैलिब्रेशन के लिए खोल के लाता था। अब तो पोर्टेबल है मेरे पास, पॉकेट में डाल के चले जाएंगे। हाँ बोलो भाई, कैसे चेक करोगे? आइसोलेशन वाल्व बंद करें। ओके, ठीक है, उसको ड्रेन वाल्व को खोलेंगे, इससे निकालेंगे। हाँ ठीक है। उसके बाद बैक साइड में उसको पीछे से ओपन करेंगे और उसमें कनेक्शन करेंगे क्या चाहिए? पंप का। पंप तो बोलो। पंप का कहाँ कनेक्शन करोगे? तो फील्ड कैलिब्रेशन करते समय सबसे पहले तो हमको ट्रांसमीटर को आउट ऑफ सर्विस लेना होगा। आउट ऑफ सर्विस या तो फिर हम प्रोसेस लाइन से बोल सकते हैं, इसको आइसोलेट करना होगा, है ना? आउट ऑफ सर्विस एंड प्रोसेस लाइन से आइसोलेट। आउट ऑफ सर्विस क्या है? मान लीजिए ये जो ट्रांसमीटर है, फ्लो ट्रांसमीटर है, ये कंट्रोल वाल्व मतलब कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल में कनेक्टेड है। पीआईसी को जा रहा है, पीआईसी का आउटपुट इसको आ रहा है। अगर इसको आप आउट ऑफ सर्विस नहीं लेते हैं तो क्या होगा? जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो ये इसका मिलीमीटर तो कम हो जाएगा। पता चला फ्लो कम हो गया, कंट्रोलर को पता चलेगा फ्लो कम हुआ, कंट्रोलर तो वाल्व को खोल देगा। तो सबसे पहले आउट ऑफ सर्विस लेंगे। आउट ऑफ सर्विस कैसे लेंगे? ये जो डीसीएस में कंट्रोलर होता है उसमें ऑप्शन होता है ऑटो एंड मैनुअल, ठीक है? ऑटो और मैनुअल। ऑटो जब सेट होता है उसका मूड होता है तो वो ऑटोमेटिक इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट को कंट्रोल करता रहता है। मतलब किस लिए? इनपुट को सेट पॉइंट से कंपेयर करता है, और अगर सेट पॉइंट से इनपुट यानी पीवी दूर पाया गया, चाहे प्लस साइड चाहे माइनस साइड, तो आउटपुट को घटाता है या बढ़ाते रहता है ना? काहे के लिए? घटा बढ़ा के पीवी को सेट पॉइंट पे लाने का कोशिश करता है। तो अगर आप मैनुअल कर देते हो तो फिर वो पीवी को सेट पॉइंट से कंपेयर नहीं करता है, आउटपुट को घटाता बढ़ाता नहीं। अगर 40% वाल्व ओपन था, मान लीजिए वो 40% पे रहेगा। अब आपका प्रेशर कितना भी हो जाए या फ्लो कितना भी हो जाए, तो मतलब आप मैनुअल जब आप डालोगे तो अगर आपको लाइन का प्रेशर को कंट्रोल करना है, मैनुअल डालने के बाद कंट्रोलर को आप उसका आउटपुट को खुद से घटा बढ़ा सकते हो। मतलब आपको खुद से घटा बढ़ा के कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो वो कौन करेगा? ऑपरेटर वहां रहता है, ऑपरेटर करेगा। ऑफ कोर्स मैनुअल में डालने से पहले आपको परमिशन, इवन आपको ऑपरेटर से परमिशन नहीं, आपको ऑपरेटर को रिक्वेस्ट करना होगा कि इसको मैनुअल में डालो, ठीक है? तो ये हो गया क्लोज लूप कंट्रोल का फंक्शन। अगर मान लीजिए ये ट्रांसमीटर इमरजेंसी शटडाउन लूप का है तो क्या करेगा? मान लीजिए हाई हाई होने पे वो वाल्व बंद हो जाएगा या लो लो होने पे वो वाल्व बंद हो जाएगा, तो आप तो जैसे जाएंगे आइसोलेट करेंगे लो लो हो जाएगा, या फिर हाई हाई होने पे बंद होगा तो आप तो इसमें प्रेशर दोगे, चेक करोगे 4, 8, 12, 16, 20 मिली एम्पियर। जैसे 20 गया हाई हाई चला जाएगा पीएलसी। पीएलसी क्या देख रहा? प्रेशर थोड़ी देख रहा है, वो तो लूप का करंट को देख रहा है। हाई हाई जाएगा, वाल्व बंद हो जाएगा, पूरा प्लांट बंद हो जाएगा। इवन ये आप अगर कंट्रोलर को मैनुअल में नहीं डाले, इधर प्रेशर बढ़ा, ये वाला वाल्व पूरा बंद हो जाएगा, है ना? तो भी प्लांट पूरा प्रोसेस मेरा क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई प्रेशर बढ़ जाएगा, कोई, है ना? ये सब हो जाएगा। तो हमको बहुत केयरफुली काम करना है। रनिंग प्लांट में काम करना इतना इजी नहीं है, समझ गए? तो आपको वो सारा चीज सबसे पहले, कोई भी रनिंग प्लांट में आप काम करोगे तो आप देखोगे कि उसमें हम काम करने के लिए सेफ है कि नहीं, और हम खुद और मेरा इक्विपमेंट प्रोसेस सेफ है कि नहीं, तब जाके कहा। ऐसा नहीं है खाली बेंच कैलिब्रेशन है वहां पे,
तो अब ESD लूप को क्या करेंगे? तो ESD लूप का क्या करता है, सिस्टम में जब लॉजिक डेवलप करता है तो कुछ बटन्स बनाता है। आप उस बटन को प्रेस कर दोगे तो ये जो हाई हाई में बंद होना था वो नहीं होगा। तो ये जो बटन को प्रेस करने वाला काम है, नॉर्मल काम है या रिस्की काम है? बटन को प्रेस करना। मतलब आप बटन प्रेस करके छोड़ दिए, अपना कैलिब्रेशन किया, आप चले गए तो क्या होगा? इसकी इसकी है ना। जी और इवन बटन प्रेस कर दिए और आप कैलिब्रेशन करने के लिए इसको आइसोलेट किए, जब आइसोलेट कर रहे उसी वक्त लाइन का प्रेशर बढ़ गया, लाइन का फ्लो बढ़ गया तो क्या होगा? पाइपलाइन फट जाएगा, कुछ हो सकता है। जी। तो ये जो मतलब वो इमरजेंसी शटडाउन किस लिए लगाया गया? हम बोलते हैं जब हम अपना नॉर्मल ऑपरेटिंग लिमिट को क्रॉस करके डेंजर लिमिट पे पहुंचते हैं तो इमरजेंसी शटडाउन होता है ना। उस तरह से लिमिट सेट किया जाता है। जैसे हम लोग क्या किया, नॉर्मल दिया, एक अलार्म दिया कि भाई इमरजेंसी की तरफ जा रहे हो, है ना। अगर ऑपरेटर उसको कंट्रोल कर पाया तो कर पाया, नहीं तो फिर प्लांट शटडाउन का मतलब क्या होता है? एक होता है स्टार्ट स्टॉप, है ना, नॉर्मल ऑन ऑफ। एक होता है शटडाउन, है ना, स्टार्ट स्टॉप एंड शटडाउन। शटडाउन में भी प्लांट को बंद ही कर रहा है, स्टॉप करने का मतलब बंद बंद करना। तो एक होता है स्टॉप का मतलब दो तरह से हो सकता है। एक होता है कि नॉर्मल ऑपरेशन के थ्रू जरिया कोई चीज बंद चालू हो रहा है। मान लीजिए कि ये मोटर है, अगर इस टैंक का लेवल या फिर हम बोलते हैं कि इस टैंक का लेवल लो हो जाता है तो मोटर चालू हो जाएगा, हाई होता है तो बंद हो जाएगा। ऐसा ही चलता रहेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ मोटर होता रहेगा। तो ये मोटर का इमरजेंसी ऑपरेशन है या नॉर्मल ऑपरेशन? नॉर्मल है। दूसरा एक और हाई हाई लगाया, मान लीजिए कि हाई जो स्विच है, लेवल स्विच, वो काम नहीं किया तो मोटर तो चलता रह जाएगा। अब मोटर जब चलता रह जाएगा तो पानी तो ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। अब वहां मान लीजिए ऑयल है, ऑयल ओवरफ्लो हो गया। इवन आपके घर में अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा तो दो चीज का लॉस, एनर्जी एंड वाटर, दो चीज का लॉस। तो एक हाई स्विच बनाया और उसके ऊपर में एक और स्विच लगाया, इसको तो हाई बोला, इसको बोला नॉर्मल ऑपरेशन का स्विच है। पर ये जो हाई हाई लगाया इसको बोला ये इमरजेंसी है। अगर इसमें पानी टच कर गया तो मोटर मेरा, इसको बोलते हैं शटडाउन होगा, बंदे हो रहा है, पर नाम क्या पड़ेगा? इमरजेंसी। अब शटडाउन एक दफा एक्टिवेट हो गया, फिर से अगर पानी लो हो गया तो खुद से स्टार्ट नहीं होगा। ऐसा लॉजिक बनाएगा, क्योंकि हमको तो देखना होगा ना कि भाई मेरा हाई क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ, हम इमरजेंसी लिमिट तक क्यों पहुंचे, तो खुद से स्टार्ट। तो समझ में आ गया? तो उसी तरह से सारा डिजाइन होता है इमरजेंसी एंड नॉर्मल ऑपरेशन का। क्लियर? आपको इमरजेंसी लूप है तो आपको काम करने के लिए सबसे पहले ओवरराइड करना पड़ेगा, बटन रहेगा। अब बटन क्या है? ये बटन कोई भी जाके एक्टिवेट कर लेगा नहीं सर, उसमें भी एक्सेस होगा। इवन ऑपरेटर भी अपना मर्जी से नहीं, उसके लिए हम लोग को हो सकता है अभी, क्योंकि ये सब अभी हम लोग के प्लान में किया हुआ, कुछ इंस्ट्रूमेंट को बाईपास किया, पूरा टैंक का रूफ जो है बैकफायर हो गया और पूरा टैंक का रूफ उड़ के 200 मीटर चला गया। क्योंकि अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये आपका, हम जब बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट सेफ गार्डिंग है, इसीलिए तो इतना इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हाईली पेड होता है प्लांट में और स्किल्ड में माना जाता है। ठीक है, तो आपका बाईपास करने के लिए, अब हम मान लीजिए इस ट्रांसमीटर में काम करना है, काम करते समय चला गया हाई हाई, तो क्या होगा, है ना, ये सोचना होगा। तो बाईपास करने के लिए सबसे पहले हमको इसका रिस्क असेसमेंट करना होगा कि हम इस चीज को बाईपास कर रहे हैं और प्रेशर अगर हाई है तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट में हम अपना एक्टिविटी लिखेंगे, कैलिब्रेशन ऑफ ट्रांसमीटर, उसका एक फॉर्म आएगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल देते हैं, फॉर्म है, इसको एक्चुअली ये ट्रिक है, रिस्क असेसमेंट नहीं है इसमें। अभी इवन आप कोई भी प्लांट में काम करते हो तो इसको हम लोग ट्रिक कार्ड बोलते हैं, बॉक्स स्टॉक एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है, तो टूल बॉक्स स्टॉक क्या है? कोई भी काम हम जब डेली करने जाएंगे, आप डेली वही काम क्यों नहीं कर रहे हो, फिर भी हो सकता है कि उस दिन कोई नया वहां पे 1000 आ गया है, कोई दूसरा काम क्रेन लिफ्टिंग कर रहा है ना,
तो कोई भी काम हम लोग करते हैं उससे पहले यहाँ पे टूल बॉक्स टॉक करते हैं, जहाँ पे साइट है वहीं पे कि आज में हम लोग का काम क्या हो सकता है। आप एक आदमी कर रहे हो, 10 आदमी कर रहे हो, परमिट 10 आदमी मिलके लिया नहीं, एक आदमी लिया, पर 10 आदमी मिलके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा हम लोग का काम क्या है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या हजार्ड्स है, हाई प्रेशर है, H2S गैस है ना। तो उसके लिए फिर क्या क्या कंट्रोल है लिखेगा कि हाई प्रेशर को सबसे पहले वाल्व को बंद करो, फिर धीरे धीरे डिप्रेशराइज करो। H2S है तो आप अगर एटमॉस्फेयर में यूज कर रहे हो तो मास्क पहनो, है ना। रोटेटिंग इक्विपमेंट है तो रोटेट हो रहा है तो उसके सामने मत जाओ, पहले मशीन को बंद करो। तो बहुत सारा चीज है, समझ में आ रहा। तो वो सारा चीज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद कंट्रोल डालते हैं और फिर देखते हैं कि ऐसा तो नहीं, मेरा रिस्क कम हुआ कि नहीं, रिस्क का जो लेवल था, फिर जाके उस पर काम करते हैं। तो उसी तरह से रिस्क असेसमेंट किया जाएगा। अब रिस्क असेसमेंट मान लीजिए हम इस ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करने जा रहे हैं, ये टूल बॉक्स टॉक तो अलग है, रिस्क असेसमेंट अलग है। वो जो रिस्क असेसमेंट किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है, वो किया जा रहा है ओवरराइड करने के लिए, ठीक है। ओके, तो हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं। सबसे पहले कैलिब्रेशन ऑफ ट्रांसमीटर। रिस्क क्या है, तो मान लीजिए ओवर प्रेशर, जैसे ट्रांसमीटर है तो प्रेशर है ना, प्रेशर मेरे लिए रिस्क होगा। हजार्ड्स क्या होगा, प्रेशर। रिस्क क्या होगा, ओवर प्रेशर, है ना। इफेक्ट क्या होगा, पाइप फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर हो गया। तो हम लिखेंगे तो कंट्रोल क्या डालेंगे। कंट्रोल में हम बोल सकते हैं कि साथ में एक गेज लगा हुआ है, तो हम जब इसको ओवरराइड करेंगे तो हम गेज से प्रेशर को मॉनिटर करते रहेंगे। अगर मेरा गेज का प्रेशर जो मेरा हाई लिमिट है उतना तक पहुंचता है तो हम ऑपरेटर को बोल के खुद से प्लांट को बंद कर देते हैं। तो अभी क्या हो गया, ऑटोमेटिक सेफ गार्डिंग से हम लोग मैनुअल में आए। तो मैनुअल में ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में रिस्क मेरा अभी भी ज्यादा है ना। पर क्या हुआ, हम थोड़ा सा कंट्रोल उसको कर पाए। तो ये सारा चीज लिखा जाएगा। उसके बाद इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अप्रूवल के लिए जमा करते हैं। प्लांट में कोई भी काम होगा, एक स्क्रू भी खोलना है तो आपको परमिट चाहिए। कौन सा ट्रांसमीटर में काम करने जा रहे हैं, क्या वो इमरजेंसी शटडाउन लूप है, कंट्रोल लूप है या इंडिकेशन लूप है। इमरजेंसी शटडाउन लूप है तो परमिट अप्लाई करेंगे, साथ में बाईपास फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसके साथ में रिस्क असेसमेंट लगाएंगे, ठीक है। इतना सारा चीज आपको करना पड़ेगा। खाली पंप मार के टेक्नीशियन और चीज मैनेजर साइन करेगा। ये प्लांट रिस्क में जा रहा है ना, अलग अलग कंपनी, मैनेजर साइन करेगा। तो सोचिए आपका डॉक्यूमेंट मैनेजर के पास जाएगा तो मैनेजर रिव्यू करेगा क्या सही कंट्रोल डाला है नहीं डाला है, उसके बाद उसको अप्रूव करेगा। फिर जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर होगा, इंजीनियर होगा, वो लोग साइन करेगा, परमिट साइन करेगा और उसके पास एक ऐसा की होगा। ऐसा थोड़ी है सॉफ्टवेयर बटन है कोई भी, इवन अगर सॉफ्टवेयर बटन बेस्ड होगा तो पासवर्ड होगा, एक्सेस लेवल होगा। बहुत सारा बटन देखते हैं कि एक्सेस पे ही इनेबल होगा, नहीं तो वो डिसेबल रहेगा। तो वैसा रहेगा, पासवर्ड डालेगा तब जाके वो इनेबल होगा, तब जाके आप उसको ओवरराइट करेंगे, तब जाके काम करेंगे। समझ गए, 3 लाख ले का काम करने, कोई भी काम करने से पहले परमिट चाहिए। इवन अब मान लीजिए ये वाल्व को हमको रिमूव करना है, हम लोग को ये वाल्व को पाइपलाइन से रिमूव करना है, आपको प्लांट को बंद करेगा। जो ये प्लांट मतलब अब टाटा कंपनी का पूरा प्लांट में भी यूनिट होता है, एरिया यूनिट। तो मान लीजिए एक यूनिट को बंद किया, ठीक है। तो यूनिट को बंद किया, यूनिट को बंद अगर हम कर रहे हैं, ये इसको रिमूव करना है, तो इसको जब हम रिमूव करेंगे तो हमको क्या चाहिए, और भी चीज चाहिए। 2 चीज होता है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन एंड मैकेनिकल आइसोलेशन। एक तो हो गया हम लोग का ओवरराइड, है ना। अगर हम ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर को रिमूव करने के लिए हमको मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ट्यूबिंग बंद कर दिए तो नहीं आएगा, है ना। मान लीजिए ट्रांसमीटर को रिप्लेस करना है, वाल्व को बंद कर दिए तो आएगा नहीं आएगा, और ये तो पाइपलाइन है। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि क्या इस पाइपलाइन में कोई वाल्व लगा हुआ है। कभी कभी क्या करेगा, इसके आगे पीछे में 2 मैनुअल वाल्व लगा देगा। तो अगर 2 मैनुअल वाल्व लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, आइसोलेशन फॉर्म आएगा इस तरह का, या इस तरह का आइसोलेशन फॉर्म होगा। तो परमिट के साथ में, परमिट कैसा होगा, परमिट ऐसा होगा,
दो क्लास का परमिट होता है, क्लास ए एंड क्लास बी। ये रेड कलर परमिट बोलते हैं, जिसको हॉट परमिट के नाम से भी जाना जाता है। हॉट परमिट मतलब रिस्क, मतलब ऐसा एक्टिविटी जिसमें आर्किंग और स्पार्किंग क्रिएट हो या आग जले, दैट इज कॉल्ड हॉट वर्क। समझ में आया? जैसे वेल्डिंग, मान लीजिए पेट्रोल स्टेशन से वाटर या कोई दूसरा गैस, डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस है, वाटर को डालेगा, इसमें सर्कुलेट करेगा, कई दफा खंगालेगा इसको पूरा लाइन को, फिर जाके आपको देगा। इतना आसान नहीं है। ओके, तो हॉट वर्क परमिट इस तरह का हाइड्रोकार्बन है, हॉट वर्क परमिट है, तो रिस्क हाई रिस्क एक्टिविटी है, ए क्लास परमिट चाहिए, है ना। दूसरा ओवरराइड करना है आपको। ओवरराइड क्या है? लो रिस्क है, हाई रिस्क है? लो रिस्क हाई रिस्क है ना, हाई रिस्क है। ये सेफगार्डिंग से रिलेटेड है ना, आपका सेफगार्डिंग से रिलेटेड है, तो हाई रिस्क एक्टिविटी है, ए क्लास परमिट चाहिए। मान लीजिए ये ट्रांसमीटर सेफगार्डिंग वाला ट्रांसमीटर है, तो इसमें काम करने के लिए हमको ए क्लास परमिट चाहिए, क्योंकि आप ओवरराइड करोगे, वो भी अपना मर्जी से नहीं, पूरा अप्रूवल हो जाने के बाद। और एक और ट्रांसमीटर यहाँ पे लगा हुआ है जो सिर्फ इंडिकेशन एंड कंट्रोल लूप है। अगर कंट्रोल लूप है तो बी क्लास परमिट। समझ में आ गया? बी क्लास में आपको ओवरराइड डालने का दरकार नहीं। ऑफ कोर्स मैनुअल में कंट्रोल लूप है तो कंट्रोलर को मैनुअल में डालना होगा, तो मैनुअल में जब तक आपको ऑपरेटर परमिशन नहीं देगा, वो नहीं करेगा, तब तक। और ये सब भी क्या होता है, जो भी काम होता है सब प्लान्ड होता है, ऐसा थोड़ी है आप कभी भी मुंह उठा चले हमको ये वाला ट्रांसमीटर करना, नहीं, सारा कुछ डिस्कशन होता है कि हम ये ट्रांसमीटर का हम लोग इस दिन प्लान कर रहे हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या करना रहता है यहाँ, और भी बहुत सारा सेफगार्डिंग चाहिए, तो सेफगार्डिंग वाला टिक कर देना होगा। कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री है, कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री भी नॉर्मल एक्टिविटी है, हाई रिस्क है, हाई रिस्क एक्टिविटी है, ठीक है। ये सब पूछता है, ये सब माइंड में डाल कर रखना, ठीक है। तो कॉन्फाइंड स्पेस, तो ये सब हाई रिस्क एक्टिविटी है, तो अगर कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री तो आपको टिक करना होगा। आपको क्या मैकेनिकल आइसोलेशन चाहिए, मतलब यहाँ पे जो लगा हुआ, मान लीजिए इस लाइन में पूरा लिक्विड भरा हुआ है, तो आप खोलेंगे तो पूरा लिक्विड तो नीचे चला आएगा। पाइपलाइन तो बड़ा लंबा है, पाइपलाइन मतलब कितना वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गया, तो आपको ये वाल्व को मान लीजिए बंद करना है, इसको निकालने के लिए, तो ऐसा थोड़ी आप अपना मर्जी से बंद कर देंगे, उसके लिए फॉर्म भरना होगा। आप ये काम करने के लिए कौन कौन सा वाल्व बंद कर रहे हो, सारा फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, पता चला आप तो अपना काम किए, वाल्व लगा दिए, अब वाल्व खोल भी नहीं किए, अब प्लांट पे स्टार्ट किया, क्या होगा, ऐसा से कुछ हो सकता है आपसे। तो इसी के लिए कोई भी वाल्व, जैसे ये मैनुअल वाल्व, इसको बंद किया तो उसको बंद करेगा, तो यहाँ पे जो मेरा ये है फॉर्म है, उसमें उसका कुछ नंबर लिखे रहता है, वाल्व का नंबर लिखे रहता है कि ये वाल्व ओपन था, इसको क्लोज किया, ठीक है। जितना वाल्व मैनुअल वाल्व को बंद ओपन करेगा उसको लिख देगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल आइसोलेशन, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। मान लीजिए कि ये पंप है, पंप के डिस्चार्ज में ही लगा हुआ है, मान लीजिए आप वाल्व बंद भी कर दिए और कोई पंप को स्टार्ट कर दिया तो ओवर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा पंप का डिस्चार्ज में, पंप डैमेज हो सकता है, पाइप फट सकता है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन, सॉरी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन कैसे, जो ब्रेकर है मेरा, हम लोग इलेक्ट्रिकल मोटर का नंबर लिख देंगे, और जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है वो जो ब्रेकर है, ब्रेकर को क्या करेगा, ऑफ कर देगा, और उसमें लॉक में हम बताए थे लॉकआउट एंड टैगआउट। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का भी फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी होगा, समझना गया। तो इतना आसान लग रहा है, तो बहुत सारा प्रिकॉशन है, ये सारा परमिट क्या, कोई आदमी भी, इसके लिए भी आपका ट्रेनिंग होगा, इसके लिए आपका एग्जाम होगा, इसके लिए आपका इंटरव्यू होगा, सारा कुछ आप क्रैक कर लेंगे तो तब जाके आप परमिट होल्डर बनेंगे। आपको जो टेक्नीशियन ले रहा है उसके लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है, हाँ, वो परमिट एक रिक्वायरमेंट है। टेक्नीशियन, हम लोग बोले कि प्लांट में हमको परमिट चाहिए काम करने के लिए, काम कौन करेगा, टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन तो आपको क्वालिफिकेशन देखते ही ले रहा है, उसके लिए कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं, समझा गया। अब आपको कंपनी का रिस्पॉन्स कैलिब्रेशन का, फील्ड कैलिब्रेशन, तो फील्ड कैलिब्रेशन अगर हम लोग करने जा रहे हैं
तो सबसे पहले परमिट लेंगे, देख लेंगे मेरा ESD लूप है, जो लूप है उसके हिसाब से परमिट लेंगे, है ना। कंट्रोल लूप के लिए B क्लास ले लेंगे, ESD लूप के लिए A क्लास लेंगे। जब A क्लास लेंगे तो उसके साथ ओवरराइड फॉर्म, उसके साथ रिस्क असेसमेंट, सब कुछ लेके जाएंगे, है ना। अब ये भी कैसे होगा, ये जो परमिट है आज हम काम करने वाले हैं तो 2 दिन पहले हमको अप्लाई करना होगा। हमको थोड़ी सुपरवाइजर बैठा हुआ एनी टाइम तुम आओ और हम साइन कर देंगे, तो 2 दिन पहले करना होगा। खाली इमरजेंसी जो जॉब होता है उसके लिए डायरेक्टली हम लोग परमिट लेके आते, नहीं तो 2 दिन पहले अप्लाई करना काम करना। करेक्टिव मेंटेनेंस में भी कैटेगराइज किया जाए, ठीक है। जैसे आपका गाड़ी में थोड़ा सा साउंडेशन वाल्व को बंद करेंगे, इक्वलाइजर को ओपन करेंगे, ठीक है। ड्रेन वाल्व्स और ड्रेन प्लग को ओपन करेंगे। उसके बाद हाई साइड में प्रेशर सोर्स को कनेक्ट करेंगे, लो साइड को एटमॉस्फेयर में ओपन रखेंगे। प्रेशर सोर्स से 0%, 25, 50, 75, 100% प्रेशर देंगे। वही गाना है जो वहाँ था, वही गाना यहाँ भी है ना। और देखेंगे या तो आप मल्टीमीटर यहाँ लगा के देख सकते हो, पर हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कि काहे नहीं हम DCS के साथ चेक कर रहे हैं, तो एक आदमी DCS पे होगा। कभी कभी अगर ऑपरेटर फ्री है तो आपको सपोर्ट कर देगा, नहीं तो एक आदमी DCS पे होगा। ये आपको बताए वो आप उसको यहाँ सपोज 0 से 400, तो यहाँ पे आप 25% प्रेशर दिए, 100 दिए, आप बोलोगे कि 25% प्रेशर दिए हैं, देखो वहाँ 100 kPa दिखा रखे, या तो उसको खुद भी पता होगा यहाँ से प्रेशर देंगे और वहाँ देखेंगे। क्लियर हो गया। अगर आपको ऑपरेटर बोलता है, मान लीजिए ये हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आए आप सिर्फ आइसोलेट किए, प्रेशर दिए, फिर ट्रांसमीटर मेरा सही दिख रहा है। अगर ऑपरेटर मान लो बोलता है कि नहीं सही प्रेशर नहीं दिखा रहा है, गलत प्रेशर दिखा रहा है या रीडिंग फ्लक्चुएट कर रहा है, तो क्या करोगे? आने के बाद इसमें अलग अलग है, ठीक है, कौन सा लूप है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग आएंगे, ट्रांसमीटर को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करके इसका 0 चेक करेंगे। आइसोलेट करने के बाद इसको 0 कर देंगे, आइसोलेट करके इक्वलाइजर ओपन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर 0 नहीं हुआ तो दोनों को वेट कर दीजिए, 0 होने के बाद देखेंगे क्या ट्रांसमीटर का आउटपुट फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी भी ट्रांसमीटर का रीडिंग फ्लक्चुएट कर रहा है, देखेंगे नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को हम लोग सबसे पहले फ्लश करते हैं। सबसे पहला ट्रबल शूटिंग क्या होता है, अगर इम्पल्स ट्यूब टाइप का है तो फ्लश करते हैं। फ्लश इसलिए क्यों किए, क्योंकि अगर लिक्विड सर्विस है और यहाँ आके एयर ट्रैप हो गया तो भी रीडिंग फ्लक्चुएट करेगा। अगर गैस सर्विस है और उसमें लिक्विड ट्रैप कर गया तो भी फ्लक्चुएट, या रीडिंग गलत देगा, फ्लक्चुएट जरूरी नहीं है, कम भी देगा, गलत रीडिंग देगा। या फिर हो सकता है आपका ट्रांसमीटर बोला गलत रीडिंग, मतलब कम प्रेशर दिखा रहा, हो सकता है लाइन चौक हो गया है। तो जब हम फ्लश करेंगे तो हमको पता है कि यहाँ मान लीजिए 10 बार का प्रेशर है, तो यहाँ प्रेशर एकदम आना चाहिए, पता चला प्रेशर आ ही नहीं रहा, तो अंदर चौक हो गया, क्लियर हो गया। तो वो सब हमको क्या करना होगा, डिचोक करना होगा। तो ये सारा काम हमको करना होगा। अब ऑफकोर्स फ्लश करते समय आपको केयरफुल होना होगा। मान लीजिए एकदम हाई टॉक्सिक लिक्विड है, हाई टॉक्सिक गैस है, आप इसको फ्लश कर रहे हैं ऐसे नाक लगा के निकल लेंगे। इवन वहाँ पर जो होता है हम बताएं कि ड्रेन, यहाँ से ड्रेन ट्यूब लगेगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा, ड्रेन ट्यूब लग के दूसरा एक पाइप में जाके कनेक्टेड होगा, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं कर सकते। अब हाई टेम्परेचर है, पता चला यहीं पे खड़ा होकर खोल दिए, पूरा टेम्परेचर का लिक्विड ऊपर में आ गया, उसके लिए ट्यूब वगैरह लगा हुआ सेफ। तो सबसे पहले हम लोग फ्लश करेंगे। फ्लश करने के बाद अभी फिर लाइनअप करेंगे, देखेंगे लूप सही हुआ कि नहीं, अभी भी देखेंगे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा वायरिंग लूप को, मतलब ट्रांसमीटर से जंक्शन बॉक्स से फाइनल तक क्या करोगे, चेक करेंगे, उसका टाइट करेंगे जी। वोल्टेज तो हम यहीं पे चेक करेंगे, वोल्टेज उतना आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है तब तो काम कर रहा है जी। क्योंकि वायर अगर लूज है तो भी मिली एम्पीयर क्या होगा। अब मान लीजिए टाइट कर दिए, फिर भी मेरा फ्लक्चुएट कर रहा है ना, तो इसका कैलिब्रेशन चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 50% आप क्या करोगे, उसमें प्रेशर दे दिए और 50% में होल्ड करके रखोगे, देखेंगे कि अब अगर मेरा ट्रांसमीटर में प्रॉब्लम है
तो अभी तो मेरा प्रेशर फिक्स है, अब तो फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, पर अगर ट्रांसमीटर में प्रॉब्लम होगा तो फ्लक्चुएट करेगा, है ना। मान लिया ट्रांसमीटर का जो प्रोसेसर है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो उसमें प्रॉब्लम है, तब तो आउटपुट फ्लक्चुएट करेगा। अगर प्रॉब्लम नहीं है फ्लक्चुएट नहीं करेगा।